ब्रॉट टू बाय बैद्यनाथ शिलाजीत गोल्ड, शरीर का बल और तेज बढ़ाने में लाभदायक। जब तक जेडीयू बीजेपी के साथ नहीं गई थी और आरजेडी के साथ थी, तब तक ये कहा जा रहा था कि 2024 की जो दिलचस्प लड़ाइयाँ होंगी उनमें से एक बिहार में होगी, जहां बहुत प्रबल और बहुत ही मजबूत चुनाव होगा। लेकिन जेडीयू जब उस तरफ चली गई तो फिर कॉम्बिनेशन बैठने लगा कि आपको किसको कितनी सीटें मिलेंगी, और बड़े लंबे समय से मंथन चल रहा था। बीजेपी ने और जगहों पर अपने प्रत्याशी डिक्लेयर किए, लेकिन बिहार के रह गए थे। तो बिहार को लेकर चर्चा चल रही थी, और जब इधर आ गए तब ये चर्चा थी कि अब आने के बाद किसकी सीटें किधर जाएंगी, एलजेपी की क्या सीटें पूरी मिलेंगी, क्या चिराग को मिलेगी, पशुपतिनाथ पारस को मिलेगी, हम का क्या होगा, जीतन राम मांझी की पार्टी का क्या होगा, उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा। ये तमाम उठापटक और बैठकों के लंबे दौर के बाद फाइनल मोहर लग गई है। भारतीय जनता पार्टी, जदयू और हम, आरएलएसपी और एलजेपी, इन सभी पार्टियों का गठबंधन हो गया है। आरएलएम हो गया, आरएलएम राष्ट्रीय लोक मोर्चा नाम हो गया नया। अच्छा, नाम बदल गया। नाम बदल गया है। एक सीट मिली है उन्हें, काराकाट की सीट। तो 17, 16, 5, 1 का फॉर्मूला तैयार हुआ है। हमारे साथ हमारे न्यूज़ रूम के वरिष्ठ सहयोगी संदीप जी हैं और क्योंकि ये बिहार पे अच्छी जानकारी रखते हैं और बिहार से स्वयं भी हैं, तो आप ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे किसे कौन सी सीटें मिली, किस पार्टी। फॉर्मूला तो आपने बता दिया है। 17, 16, 5 और 1, यानी देखिए जब पिछले वाले चुनाव की तुलना में करें तो बीजेपी को कोई नुकसान नहीं है। 17 सीटें चुनाव लड़ रही है। एक सीट का नुकसान जदयू को उठाना पड़ा है आंकड़ों में, तो वो 16 हो गए हैं, घटे हैं। और एक लोजपा को, जो संयुक्त लोजपा था, जिसमें पशुपति पारस और चिराग पासवान साथ थे, तो उनको 6 सीटें मिली थी, तो इस बार घट के 5 सीटें हो गई हैं। और लोजपा रामविलास को मिली हैं, यानी चिराग पासवान की अगुवाई वाला जो खेमा है वो एनडीए में, मतलब एनडीए ने बीजेपी ने उसे अपना पूरी तरह से घटक दल बनाया, क्योंकि पशुपति पारस के गुट को नहीं दिया गया। तो चाचाओं पर भतीजों के विजय का एक और अध्याय राजनीति में चिराग पासवान के खाते में जुड़ गया है। जी बताइए। तो हुआ ये है कि इसमें से एक बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने अपने पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, मधुबनी, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, उजियारपुर, बेगूसराय, नवादा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर और सासाराम। इसमें नवादा एक ऐसा नाम है जो स्वैप में आया है। नवादा पिछली बार एलजेपी के पास था, इस बार बीजेपी ने उसे ले लिया है। नवादा को लेकर सरगर्मी तेज है। चंदन सिंह वाली सीट है। हाँ जी, तो इसको सरगर्मी तेज है क्योंकि कुछ सीट्स ऐसे हैं जिसमें बहुत सारी दावेदारियां हो रही हैं, और कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनको एकोमोडेट करना चाहेगी बीजेपी। तो कुछ इसीलिए नवादा 2014 में बीजेपी ने जीता था, और नवादा, तो इसलिए बीजेपी नवादा को एक बार फिर वापस लेने में रही। अब आते हैं कि हम जेडीयू की 16 सीटें कौन कौन सी हैं। तो वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नालंदा, जहानाबाद और शिवहर। तो ये वो सीटें हैं जो जदयू को मिली हैं। लोजपा का हमने आपको बता दिया था कि 1 सीट का नुकसान हुआ है पिछली बार वाली की तुलना में। तो इस बार की 5 सीटें हैं वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई वो सीट जहां से चिराग पासवान जीते थे। हाजीपुर वो सीट जो चिराग पासवान और पशुपति पारस चाहते हैं कि हम वहां से चुनाव लड़ें, क्योंकि वो एक तरह से रामविलास पासवान की विरासत को तय करने का मामला हो गया है कि रामविलास पासवान हाजीपुर से सांसद लगे रहे, कई रिकॉर्ड्स बनाए उन्होंने उस सीट पे। तो अब उनकी विरासत आगे कौन ले। वहां से पशुपतिनाथ पारस जीते थे, सांसद थे। उसमें लोजपा एकजुट थे, लोजपा में सबको साथ थे, तो वो चीजें अलग थी। और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, हम, इसके मुखिया जीतन राम मांझी, इन्हें एक सीट दी गई है, वो गया की है, गया की रिजर्व सीट है, तो वो हम के पाले में गई है। और राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो आरएलएसपी से रीनेम होकर बनी है, उपेंद्र सिंह कुशवाहा, वो फिर से एनडीए का हिस्सा बन गए हैं और उन्हें काराकाट की सीट गई है। तो ये मतलब ये 40 सीटों का बंटवारा का फॉर्मूला ये तय हुआ है। और ये एक तरीके से आप जो 2 सीटें बताए आखिर में, गया सीट जहां से पिछली बार जीतन राम मांझी लोकसभा लड़े और हार गए, तकरीबन जो है 1 लाख 1.5 लाख के मार्जिन से हारे थे, और आपने काराकाट का नाम लिया जहां से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़े थे और वो भी हार गए थे, और उसके वो तकरीबन 84-85 हज़ार से हारे थे। तो उनको दोनों को 1-1 सीट मिल गई। और उपेंद्र कुशवाहा 2 सीट से चुनाव लड़े थे, उजियारपुर से भी लड़े थे, लेकिन अब की बार उजियारपुर किसके पास बताइए आपने? उजियारपुर हमने ये नित्यानंद राय थे, 1 मिनट,
उजियारपुर से पिछली बार जो है नित्यानंद राय जीत कर आए थे ना, नित्यानंद राय और जीत बड़े कर अच्छे खासे मार्जिन से जीते थे। आए थे। और इस बार भी बीजेपी के पास ही होगी फिर तो वो सीट। हाँ, बीजेपी इस सीट को नहीं खोया है बीजेपी ने। एक मिनट इस दौरान, हाँ, उजियारपुर वाली सीट बीजेपी के पास नहीं, अगर लगता है यही हम लोगों का कंफ्यूजन, कुछ सीटें उजियारपुर बीजेपी ने बरकरार रखा है, नित्यानंद राय की सीट है बरकरार रखा है अपने पास, उसमें कोई समझौता नहीं हो। उजियारपुर नवादा सीट स्वैप होकर आई है उनके तो पास। अब इसमें जो ये सीटें आपने ये कॉम्बिनेशन देख लिया और तमाम चीज़ें हैं, तो इनमें से पिछली बार बीजेपी और जदयू और एलजेपी के गठबंधन ने 39 सीटें जीत ली थी किशनगंज को छोड़ करके। किशनगंज को छोड़ इस बार किन सीटों पे आपको लग रहा है कि बढ़िया फाइट होने की उम्मीद है या फिर अच्छी लड़ाई देखने को मिलेगी? आप पहले देखिए, सच अभी तक जब तक एनडीए गठबंधन का ऐलान नहीं हुआ था तब तक कई लोग मान के चल रहे थे कि अगर चिराग पासवान पाला खेमा बदल देते हैं तो चीज़ें और मजबूत होंगी इंडिया गठबंधन जो आरजेडी के नेतृत्व में वहाँ काम कर रहा है। पर जब चिराग पासवान इस तरफ आ गए हैं तो वो धरा और आपको एनडीए फिर से मजबूत होता दिखेगा। अब है कि ऐसा, अब तक तो बीजेपी ने पशुपति पारस का साथ दिया, अचानक ऐसा क्या हुआ कि चिराग पासवान को 5 सीटें देने के लिए तैयार हुए? वो ग्राउंड रियलिटी है कि पिछले 2 साल में जब से चिराग पासवान से पार्टी की सत्ता गई, पार्टी का कमान गया, तो पार्टी के कमान जाने के बाद चीज़ें बदल गई। उन्होंने ग्राउंड पे कुछ वर्क किया और वो अच्छा, बड़ी भीड़ आती है उनकी रैलियों में। ये चीज़ है कि एक चिराग पासवान ने 2-3 चीज़ें जो सीखी हैं। अभी तो कई लोग जब शुरुआत में सियासत में आए थे तो ये मान के चल रहे थे कि पिता की विरासत है, पिता ने फ्री में, मतलब होता है ना कि पिताजी इतने बड़े पद पे थे तो इसलिए बेटे को मिल गया। पर उन्होंने इसको रियलाइज़ किया कि जब अब पिता नहीं है तो सियासत को आगे ले जाना उस पार्टी को उनकी जिम्मेदारी है, इसलिए उन्होंने ग्राउंड नहीं छोड़ा है। मेरे कई मित्र हैं, पत्रकार दोस्त भी हैं, वो कहते हैं कि जमुई में भी जो फीडबैक ग्राउंड से एक सांसद का होना चाहिए, बहुत पॉजिटिव किस्म का, हमेशा अवेलेबल काम करते हुए, तो वो फीडबैक उनको लेकर आते रहते हैं। तो ये आपको बताता कि उन्होंने अपने ग्राउंड पे काम करते रहे और शायद ये फीडबैक बीजेपी को भी मिला है ग्राउंड से। यही वजह है कि बीजेपी ने तय किया है कि हम चिराग पासवान वाले गुट के साथ जाएंगे चुनाव में। एक चीज़ यहाँ बहुत दिलचस्प है जो समझने वाली है कि चिराग पासवान का धैर्य उनको जीत दिलाने में सबसे बड़ा योगदान रहा। धैर्य से ज़्यादा जिद भी है, उन्होंने ये जिद भी है। वो एक मैं धैर्य इस सेंस में कह रहा हूँ कि जब पिता का जो बंगला जो सालों से था, जब उसको खाली करा लिया गया, जब उससे सारा सामान निकाल दिया गया, तब भी चिराग ने रिवोल्ट नहीं किया। जब मंत्री बनाने की बारी आई, चाचा को मंत्री बनाया गया और सब कुछ जो है चाचा को मिल गया, तब भी जो है चिराग ने शांति बरती और बीजेपी शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ कुछ नहीं किया। अभी भी वो अपनी रैलियों में नीतीश कुमार पे हमलावर होते हैं, नीतीश कुमार की सरकार को घेरते हैं, लेकिन वो बीजेपी पे हमलावर तब भी नहीं हुए। तो और फिर जब ये सुगबुगाहट हो गई कि ये आरजेडी के साथ और इस गठबंधन में जा सकते हैं, तब भी उन्होंने कुछ नहीं बोला और धैर्य बनाए रखा। मतलब ये पिछले 2-3 साल में चिराग पासवान ने जो धैर्य बनाए रखा और जो लोकसभा विधानसभा के नतीजों के बाद कहा था ना, मैं मोदी जी का हनुमान हूँ, वो आज भी उन्होंने यही बयान दिया कि मैं मोदी जी का हनुमान हूँ। और वो हनुमान एक्चुअली पिछली बार जो उनका हनुमान कहने का इशारा था वो जदयू के, मतलब ऐसी बातें सामने आई कि शायद जदयू को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया चिराग पासवान की पार्टी ने विधानसभा चुनाव में, और इसीलिए जदयू का प्रदर्शन काफ़ी खराब रहा विधानसभा में। उम्मीद मुताबिक सीटें नहीं मिली, हालांकि सत्ता तो मिली पर उम्मीद मुताबिक सीटें नहीं मिली। आज भी उन्होंने हनुमान वाली बात निभाई है और मतलब दोहराया है अपने उस बयान को। और इस बार तो वो ज़्यादा, इस बार संभवतः उनकी लड़ाई जेडीयू से सीधे तौर पर नहीं है। अभी उनके सामने एकमात्र एजेंडा है कि एलजेपी की पूरी कमान अपने पास ले, एलजेपी रामविलास को स्थापित कर दें कि ये वो पार्टी है जो रामविलास पासवान की विरासत को आगे ले जाएगी। एक तरीके से मतलब जब बीजेपी ने मान लिया 5 सीटें दे दी, तो एक तरीके से जो बड़ा खेल कहते हैं वो चिराग पासवान, मतलब इस पूरे घटनाक्रम में अगर कहेंगे कि कौन हीरो बना तो चिराग पासवान, क्योंकि भाई 5 सीटें ले आ ली। और इसके अलावा जो हमको 1 सीट मिल गई, इसमें नुकसान जेडीयू का हुआ 1 सीट का, भाई उनका, क्योंकि पहले से स्टेक भी कम हुआ, प्लस जो दल बदल वाला वो नहीं, वो चीज़ तो संभवतः इस चीज़ की बातचीत जो गठबंधन में कि सीट शेयरिंग फार्मूला क्या होगा लोकसभा में, इसके बारे में संभवतः बात जब नई सरकार बनी थी उस दौरान ज़रूर हुई होगी। उस दौरान एक फार्मूला तय हुआ होगा कि अभी आप मुख्यमंत्री अगर बने रहते हैं, जबकि ऐसी खबरें आई थी कि बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद के लिए भी जोर दिया या कुछ बड़े मंत्रालयों की मांग की कि बड़े मंत्रालय हमारे पास होने चाहिए, तो पर उस चीज़ पर समझौता नहीं बना।
तो संभवतः उस दौरान ही ये बात फ्लोट कर दी गई होगी कि बड़े भाई की भूमिका लोकसभा चुनाव में हम निभाएंगे। बीजेपी ने यह तय कर दिया था, क्योंकि वो कहते हैं कि हम बड़ा दिल अगर लोकसभा विधानसभा में रखते हैं और आपको कम सीट होने के बावजूद मुख्यमंत्री अपना मानते हैं, तो उस परिस्थिति में पार्लियामेंट जब संसदीय चुनाव होंगे तो उस स्थिति में आपको वो बड़प्पन दिखाना पड़ेगा, आपको हमें बड़े भाई के तौर पर ट्रीट करना पड़ेगा, और वो सीट बंटवारे में दिख रहा है। ये तो मुझे एक बात बताइए मुझे संदीप जी कि जैसे मुझे 2014 में बीजेपी जब अकेले लड़ी थी तब वो 22 सीटें जीत कर आई थी, 22 उसके पास सांसद थे, और चुनाव में आरजेडी को भी 4 सीटें मिली थी। बाद में जब दोनों साथ आ गए तो फिर आरजेडी शून्य पर आ गई, 1 सीट कांग्रेस जीती। तो जब कांग्रेस बीजेपी अकेले 22 सीट जीत सकती है तो बीजेपी को गठबंधन के साथियों की जरूरत क्यों पड़ती है, विधानसभा की वजह से या फिर ये बहुत ना, ये इस चीज़ पे हम लोग भी डिस्कस कर रहे थे कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो पिछले 2 चुनाव से लगातार अपने दम पर बहुमत पा रही है। ज़्यादातर स्टेट्स में जहां वो सीधे तौर पे कांग्रेस के खिलाफ है वहां पर वो फुल हाउस लेती है, 90% से ऊपर का स्कोरिंग मार्क्स होता है उनका। पर बीजेपी क्यों फिर भी गठबंधन को लेकर इतना एग्रेसिव? बीजेपी के टारगेट्स थोड़े हाई हैं, वो पास मार्क्स की बात कर नहीं रही है। अब इस बार बीजेपी 400 पार की बात कर रही है, वो 300 प्लस का आंकड़ा उन्होंने 2 बार छू लिया है, तो उनको एक रियलाइजेशन है। एक बार पहली बार 272 एनडीए 302 था, इस बार तो 300 का आंकड़ा छोड़, और बीजेपी उससे आगे ही बढ़ना चाहे कि ऐसी परिस्थिति में जब वो बोल रहे हैं कि इकॉनमी बहुत अच्छे हालत में है, हमने जॉब्स क्रिएट किए हैं, देश में सब कुछ ठीक चल रहा है, ऐसा दावा है वो पार्टी कर रही है, उस स्थिति में हो जाए। और बीजेपी अब जो ग्राउंड रियलिटी है, कैलकुलेशन में आप हमेशा देखिए कि आप 272 अपने दम पर तो ला सकते हो, पर उससे जो 40 सीट का जो फासला है 300 वाला, 30 सीट का 28 सीट का, वो फासला गठबंधन के जरिए ही तय हो सकता है। इसीलिए बीजेपी पुश करती है, क्योंकि बीजेपी एनडीए के कुनबा से ज्यादा अपनी परफॉर्मेंस का भी ध्यान रखने कि मुझे भी 325 या 340 इस टाइप के टारगेट पे रखना हुआ, तभी हम ज्यादा हार्ड हैंड। जैसे बिहार, हम पर्टिकुलर बिहार की बात करें तो इसके पीछे क्या एक जो तेजस्वी का एग्रेशन है, या जिस तरीके से जैसे ही इन्होंने नीतीश कुमार ने पाला बदला वो यात्रा पर निकल गए, और फिर जिस तरह की तस्वीरें, भीड़, और वो जब ऐसे मुरैठा बांध के ऐसे से हाथ हिलाना और फिर पब्लिक जैसे चार्ज हो जाती, तो तेजस्वी को लेकर के पटना या फिर बिहार में लोग क्या चर्चा करते हैं और उनकी पॉलिटिक्स 2024 में किधर जाएगी? देखिए, एक चीज़ है कि नीतीश कुमार बार बार ना, एक नीतीश कुमार के 2 बयान बड़े विरोधाभासी हैं। एक कि उनसे एक बार 2002 के दंगे के बारे में पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि काठ की हांडी को बार बार आग पे नहीं चढ़ाया जा सकता, इस पे कितनी बार राजनीति करोगे। और नीतीश कुमार यही काम बिहार में करते हैं, लालू को और उनकी सरकार को बार बार जंगल राज, जब उनसे दूर हो जाते हैं, जब उनके पास होते हैं तो वो जंगल राज भूल जाते हैं। मतलब ऐसा जनता को भी लगता है और ऐसा पत्रकारों का भी मानना है कि जब वो साथ में रहते हैं तो वो भूल जाते हैं कि नीतीश और लालू राज में क्या हुआ था, तो वो काट की हांडी बार बार चढ़ाते हैं। तो अब उसका लालू सत्ता से, मतलब पार्टी उनकी भले सत्ता में रही विधानसभा में, पर लालू एज अ फेस, या फिर राबड़ी देवी, या फिर लालू के जो सालों का नाम आता था कि साधु यादव और ये सब जब नाम आता था कि ये एक अजीब सा माफिया चलाते हैं, राज्य को पूरे अपने कब्जे में ले रखा है, ये लोग सत्ता से बहुत जो दूर रहे हैं। तेजस्वी नया चेहरा है, यूथ है, उसके पास भविष्य, सबको पता है, ठीक है। वो सिर्फ उस पहले लोगों को लगता था कि वो मैच्योर नहीं दिखेंगे, पर पिछले 2-3 सालों में जिस तरह की बयानबाजी, जिस तरह से वो बिहेव करते हैं पब्लिक डोमेन में, जिस तरह की बातें उठाते हैं, वो यही नौकरी के लिए विधानसभा चुनाव में 2020 में जब ये नौकरी का वादा मंच से तेजस्वी यादव कर रहे थे, नीतीश कुमार बोले थे कहाँ से लाएंगे इतना पैसा, कहाँ से लाएंगे, इसे घर से क्रिएट कर देंगे। जब सत्ता में आए तो नौकरियां क्रिएट हुई दोनों, जब गठबंधन टूटा बीजेपी और जदयू का, और आरजेडी और नीतीश साथ आ गए और सरकार बनी, उस दौरान कुछ नौकरियां निकाली गई और लगभग आंकड़ों में तो कम से कम भर्तियां हुई। और इसका जब इसी के क्रेडिट की भी लड़ाई है, जिस कारण से इस गठबंधन में खटास पैदा हुई कि उसका क्रेडिट तेजस्वी को जाए या नीतीश। क्या तेजस्वी ये मैसेज कन्वे करने में कामयाब रहे हैं कि जो नौकरियां मिली वो मेरी वजह से मिली? यही इसका डर, क्योंकि नीतीश कुमार की मीडिया मशीनरी अब उतनी धारदार नहीं है जितनी आज से 5-7 साल पहले या 10 साल पहले थे। नीतीश कुमार बहुत लंबे समय से सत्ता में रहे हैं। अब एक होता है ना कि थोड़ी सी बोरियत सी आ जाती है जनता में, पर तेजस्वी को निजी, मतलब कि तेजस्वी अगर अकेला चलेगा तो उसको ट्राई करने की चाहत बढ़ती है, और वो भीड़ में दिख रही है आपको। वो भीड़ में ये फीडबैक हर की तरफ से मिलता है कि तेजस्वी अगर कोई रैली कर रहे हैं तो वहाँ भीड़ अच्छी खासी जुट रही है, और ये थोड़ा सा बीजेपी को परेशान कर रहा है। इसीलिए वो
अलायंस को लेकर बहुत गंभीर थे, इसीलिए वो चिराग पासवान से कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हुए कि नहीं ठीक है, चिराग पासवान अगर कुछ उनके डिमांड्स है तो उनको अकोमोडेट किया जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि पार्टी अगर इन टोटालिटी इन अ होल सबके साथ एनडीए के सारे घटक एक साथ जुट के लड़ेंगे तो संभवतः भले 39 सीट को रिपीट कर पाना बिहार जैसे स्टेट में जहाँ पे 4-5 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी के पॉलिटिक्स के उलट वाली सीटें हैं, जहाँ पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं जो बीजेपी के लिए मुश्किल माना जाता है। किशनगंज, अररिया, जैसे पिछली बार जहानाबाद में तो सबसे कम मार्जिन से जो सीट निकली थी वो जहानाबाद ही थी। वहाँ पे 1751 वोट से 1751 वोट से सुरेंद्र यादव हार गए थे, मजबूत नेता बताए जाते हैं। हाँ। वो सीट जो वहाँ पे आई थिंक जेडीयू जीती थी वो सीट। हाँ, ये देखिए, ये जो किशनगंज वाला जो एरिया आपने कहा ना, वो सीमांचल वाला एरिया है, उसके 4 बड़े सीट मान लीजिए, देख लीजिए, अररिया, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया, जिसमें से किशनगंज की सीट कांग्रेस जीत जाती है, जदयू मोहम्मद जावेद एक जीतते हैं, ठीक है, और सुपौल वाली सीट अररिया वाली सीट प्रदीप कुमार सिंह बीजेपी से वो जीतते हैं। कटिहार और पूर्णिया 2 ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी ने बीजेपी ने टिकट नहीं लिया उन दोनों सीटें पर वो जदयू इन गठबंधन जीतने में कामयाब हो जाती है। वो सबसे बड़ा फ्लिप है, असली खेल वहीं होता है, वहीं है। और ये जो यहाँ खेल पलट के ये जो 39 वाला जो आंकड़ा हमें मिलता है, इस बार जो है मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। इस बार किशनगंज की सीट पे एमआईएम कितना मजबूती से चुनाव लड़ती है ये भी देखने वाली बात होगी। जो एमआईएम के कैंडिडेट हैं, अख्तरुल ईमान, जो कैंडिडेट हो सकते हैं संभवतः, या अभी मैंने देखा नहीं कि उनके टिकट का अनाउंस हुआ है कि नहीं, लेकिन पूरी संभावना है कि अगर वो लड़ेंगे तो वही लड़ेंगे, क्योंकि वो एक उसी इलाके की एक सीट से वो विधायक भी हैं। आई थिंक उनकी सीट जो है वो अमौर से विधायक हैं। और पिछली बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ था तो किशनगंज की सीट भले मोहम्मद जावेद ने जीती थी, लेकिन 2,95,000 वोट एमआईएम के कैंडिडेट ने हासिल किया था। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो अगर लोग कहते हैं कि अगर हैदराबाद और जो महाराष्ट्र की एक सीट है वहाँ के बाद तीसरी सीट अगर कोई होगी, आई थिंक औरंगाबाद से एमपी है, हाँ, तो तीसरी सीट कोई होगी तो वो किशनगंज हो सकती है, क्योंकि किशनगंज में एमआईएम काफ़ी मजबूत, और पिछली बार विधायक भी वहाँ से उस एरिया से 6 विधायक जीत कर आए थे। विधायक जीत के आए थे, तो भले अब वो उनके साथ नहीं है उनमें से कई, लेकिन अख्तरुल ईमान तो अभी भी हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं। तो ये एमआईएम के लिए वो हम लोगों ने पिछली बार भी जब उस दिन सीटों की लिस्ट जब आई थी तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे, तो हम लोगों ने बोला था कि ये उनके लिए वो है, मतलब क्या उसको कहते हैं, लेबोरेटरी है, जैसे प्रयोगशाला है कि हम बिहार की पॉलिटिक्स में, अगर बिहार की पॉलिटिक्स में से ज़्यादा है कि कम से कम मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में एमआईएम अपनी पैठ बढ़ाना चाहती है, वहाँ पैठ बनाना चाहती है, तो उस दिशा में ये काम है। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग सीट है और बीजेपी चाहेगी कि उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो, मतलब जदयू के लिए ही चाहेगी पर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी, तभी उसके लिए संभव है, क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी साथ हैं। अब ये सीट संभवतः कांग्रेस को ही मिलेगी, क्योंकि उसका सिटिंग एमपी है और कांग्रेस नहीं चाहेगी कि सिटिंग एमपी वाली सीट को छोड़े। तो उस केस में कांग्रेस के लिए वो भरोसा है, उसको आरजेडी का साथ मिला। आरजेडी एकमात्र पार्टी जिसने कभी बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं किया, तो मुसलमान वोट एमआईएम ने भी नहीं किया है, एकमात्र आप ऐसा कह रहे हैं। मतलब मैं बिहार की राजनीति के हिसाब से बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बिहार की राजनीति की बात कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से तो इसलिए ये बहुत इंटरेस्टिंग बैटल है। बीजेपी हर हाल में चाहेगी कि जो पिछली बार वाला 295 का आंकड़ा है वो 3.5 तक जाए, उसमें 60-70 हज़ार वोट और ऐड हो। 3.5 में तो फिर जीत हार का भी खेल हो जाए, क्योंकि जेडीयू को 3,32,000 वोट मिले थे और कांग्रेस 3,67,000 पे जीती थी। यही तो मैं कह रहा हूँ कि वो 30 जो किशनगंज पिछली बार मिस हो गई, बीजेपी के पास किशनगंज वाली सीट जब अपने बीजेपी के जो नेता हैं शहनवाज हुसैन आखिरी बार उन्हीं के पास 1999 में जीती होगी सीट है, तो वो किशनगंज। तो जैसे बातचीत पे बिहार तो ऐसा विषय है जिस पे आप राजनीति पे बात करने जाएंगे तो पूरा दिन रात बात कर सकते हैं। बिहार ऐसा राज्य है जहां मल्टीपल डायमेंशन में चुनाव होंगे, अलग अलग पार्टियों के अलग अलग स्टेक हैं, और जातीय समीकरणों की जो गोलबंदी है वो भी अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अभी जो भी मतलब ये तो सीटों का बंटवारा हुआ, अब कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान कि किनको टिकटें मिलती हैं। तो गुरु ये चीज़ हम आप पे छोड़ जाते हैं। बड़ी चर्चा है दिल्ली में कि फलाने वाले नेताजी का टिकट कट रहा है, फलाने वाले सांसद जी का कट रहा है, इनकी उम्र इतनी हो गई है, इनका ये हो गया, ये क्राइटेरिया में फिट नहीं हो रहे हैं, इनका दिल्ली में नंबर कम है, इनका पटना वाले जो है काटे दे रहे हैं। तो आपके अगर इलाके में कौन से, आपकी लोकसभा में किनके उम्मीदवारी की चर्चा चल रही है और किनके जीतने की संभावना है, दोनों तरफ से, एनडीए की तरफ से भी और
और जो इंडिया अलायंस है उसकी तरफ से भी आप कमेंट करके हमारा भी ज्ञानवर्धन करें और हमें ये भी बताएं कि भाई साहब लल्लन टॉप वालों आपको इस सीट पे ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि इस सीट पे इस तरीके का एक क्वेश्चन बन रहा है, इसलिए आप यहाँ आइए, कवर कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। और बिहार में ये नायाब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, खाने को मिलेंगी, तो ये सब बातें आप हमें बताएंगे। तो लल्लन टॉप के सुधी दर्शक ही हमारे सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं, सबसे बड़े हमारे सलाहकार हैं, तो आप लोग ज़रूर हमें उम्मीदें कमेंट करके बताएंगे। इस कहानी में जो हीरो के तौर पे उभरे वो चिराग पासवान है, उनकी पॉलिटिक्स पे आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ मैंने शुरू में बताया कि मेरे वरिष्ठ सहयोगी, और वरिष्ठ कहने पे ये मुस्कुरा देते हैं, अपने आप को ये कनिष्ठ में ही गिन रहे हैं, तो संदीप जी ने भी काफ़ी जानकारी दी। जो भी आपकी राय कमेंट करके बताइए। शुक्रिया।